नमस्कार, क्राइम कथा का एक और एपिसोड और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र में एक बेहरा डाबर गांव पड़ता है। यहां पर एक शादी समारोह था। इसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से नात रिश्तेदार सारे लोग आए हुए थे और शादी को एंजॉय कर रहे थे। इसमें एक अनुष्का नाम की लड़की है, 10 साल की है। वो भी अपने बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी टोलियां अलग ही होती हैं। शादी में उनको कुछ लेना देना नहीं होता, केवल वो प्रसन्न होकर इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं और आनंद उठाते रहते हैं। उसी तरीके से अपनी दादी के साथ आई एक बच्ची, जिसका नाम पहले ही मैंने अनुष्का बताया। ये बच्चों के साथ घूम रही होती है, खाती पीती है और खेल कूद रही होती है। लेकिन इस बच्ची पर दो इंसानों की नज़र गड़ जाती है और वे लगातार इसी को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और फिर एक प्लान करते हैं कि आखिर कैसे इसको अगवा किया जा सके। यानी सब कुछ देखा जाए तो ये सिलसिला शादी के दिन शुरू होता है और अगले दिन ही उस बच्ची का शव बरामद किया जाता है। अब जब घटना इस तरीके से घटी कि शादी समारोह है और उसके बाद जैसे ही लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक ज्वार बाजरा जहाँ पर फैलाया गया रहता है गांव में ही एक स्थान पर, वहीं पर उस बच्ची का शव बरामद होता है। दादी परेशान थी कि बिटिया उनकी मिल नहीं रही है, पोती उनकी कहाँ चली गई, और उन्हें भी पता चलता है कि एक शव बरामद हुआ है तो उनके मन में भी शंका होने लगती है कि कहीं उनकी बेटी अनुष्का तो नहीं है। लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो वही कल वाली ही बिटिया है, छोटी सी 10-11 साल की उम्र है, जैसा मैंने पहले बताया। अब परेशान हो जाते हैं लोग कि आखिर इसके साथ किसने क्या कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में शव था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस वाले पहुँचते हैं और उसके बाद चूँकि उसका गला कटा रहता है और उसके बाद अर्धनग्न अवस्था में शव रहता है। शव को निकाला जाता है, कहा सुनी होती है और लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा कोई बच्ची के साथ कैसे कर सकता है, क्या दुश्मनी रही होगी। पुलिस वाले भी परेशान रहते हैं। लेकिन वहीं से एक शॉल और एक गमछा, ये दोनों मिलता है। पुलिस को शक होता है कि हो सकता है कि जिसने हत्या किया होगा वो ये उसी का हो। अब उसी से पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि जिनकी नजरें गड़ी हुई थी वो एक स्त्री और एक पुरुष, जिनमें एक का नाम शेषनाथ यादव और दूसरी का नाम सविता। ये दोनों पति पत्नी थे। इन्हीं दोनों ने किया था। लेकिन जब घटना के बारे में आप जानेंगे कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब शेषनाथ और सविता का एक बेटा पैदा होता है। शुरुआत में इन सबको लगता है कि बेटा ठीक ठाक है, इनका घर में खुशियों का मौसम होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनका बेटा संजय, जिसका नाम है, वो बड़ा होता रहता है तो उसकी दिमागी हालत ना धीरे धीरे अजीब तरीके से हो जाती है, यानी एक तरीके से पागलपन की तरह। अब ये परेशान रहते हैं, सोचते समझते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर जो भी इनके साथ होता है इन्हें लगता है कि नहीं, अब ठीक नहीं हो पाएगा। जब कुछ नहीं होता तो आदमी फिर तमाम दूसरे तरीकों को अपनाता है और इनके साथ भी शायद इससे ज्यादा हो गया। इन लोगों ने तंत्र मंत्र को अपना दिमाग बना लिया, अपनी बुद्धि बना ली और इन्हें लगा कि तंत्र मंत्र से सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके बाद अब जब आप हर एक चीज ना किसी चीज को लेकर परेशान रहेंगे, दिन रात उसके बारे में सोचेंगे और तंत्र मंत्र जैसी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो जरा ठहरिएगा और कभी आप ध्यान दीजिएगा कि सुबह शाम जिन चीजों के बारे में भी आप सोचते हैं, अक्सर करके वही सपने आपको दिखते भी हैं। इन पति पत्नी में से पत्नी यानी सविता को एक सपना आया रहता है। उसमें एक देवी आती है स्वप्न में और वो कहती हैं कि तू एक कुंवारी कन्या, जो छोटी बच्ची हो, उसकी बलि दे दे और उसका खून मुझे पिला दे। सोचिए। अब इसके बाद इसने प्लानिंग की। ये उत्तराखंड के नैनीताल में रहा करते थे, क्योंकि इनका गांव भी पैतृक जो है वो यही था, भटनी, इसी थाना क्षेत्र में पड़ता था जहां पर ये शादी समारोह में आए थे। अब सब कुछ विधि इन्होंने लगा ली। इन्हें वही बच्ची उस दिन नजर आती है। ये बच्ची को अगवा करते हैं और उसके बाद एक सुनसान जगह पर, जहां इनका पैतृक आवास होता है, वहां पर उसको किसी बहाने बहला फुसला कर लेकर जाते हैं और उसके बाद उसे कुछ देते हैं और फिर उसका गला काट देते हैं। 5 जगहों से खून निकालते हैं, जैसा उनके स्वप्न में दिखा था। न जाने कौन सी देवी या कौन आ गया इनके सपने में। मैंने पहले भी बताया कि जिस चीज़ के बारे में आप अक्सर सोचते हैं वही आपको सपने में भी दिखता है। और भला कोई देवी देवता जो भी आपको दिखता है, अक्सर लोग कहते हैं कि वो आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, तो आपके सपने में वो आखिर आके ऐसा क्यों करवाएंगे। इसके बाद फिर
जो 5 जगहों से खून निकाला जाता है, पेट, पैर, तमाम जगहों से, उस के सहारे वो पूजा अर्चना करते हैं। फिर पूजा वगैरह करने के बाद उन्हें लगता है कि अब शायद उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक शव बरामद हो जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है, क्योंकि इनका गमछा और शॉल मिला रहता है। पुलिस वाले फिर इनको ढूंढते हैं और ये जब मिलते हैं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खड़े हैं। इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली कहानी में तब्दील हो चुकी है। 27 नवंबर को ही शादी थी। अब इसको लेकर पुलिस वाले क्या कुछ बता रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा मामला हुआ, पहले वो सुनिए। इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने पिता के साथ, अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी। और वहीं पिता के जो मामा हैं, मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने हम लोगों को बताया है कि जो सविता, जो इस मृतका के पिता की मामी है, उनको स्वप्न में कोई देवी का विजन आता था और देवी ने उन्हें स्वप्न में ये कहा कि अगर वो किसी इंसान की बलि देंगे, किसी बालिका की, तो उनका जो लड़का संजय, जो वो बताते हैं कि थोड़ा उसको मानसिक रूप से कुछ समस्या है, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है, इन्होंने बताया कि जो विजन देवी माता का ये महिला को आता था, तो उसमें ये कहा गया कि 5 जगह से, शरीर पे 5 जगह से कट करके और खून निकाल के और फिर उसको पूजा करनी पड़ेगी और उसको चढ़ाना पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ें। इस कहानी से तमाम ऐसे लोग जो सोच रखते हैं ऐसे तंत्र मंत्र विद्याओं या फिर वो सम्मोहन, कौन सी विद्या क्या क्या होती है, तो थोड़ा संभल कर आप ऐसे क्रियाकलापों को किया करें। भरसक इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। ऐसी चीज़ें आपको कुछ नहीं दे सकती सिवाय सरदर्द की। यानी ये सिर्फ आपको सम्मोहन दूसरे का तो नहीं करने देंगी, लेकिन आप खुद सम्मोहित हो जाएंगे और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो सकते हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया कि इन लोगों ने तंत्र मंत्र वाली जो विद्या थी वो यूट्यूब के सहारे हासिल की। अब सोचिए कि यूट्यूब जैसी चीज जो इंफॉर्मेशन देने के लिए है, जो तमाम तरीके के एंटरटेनमेंट्स के लिए है, उस पर से इन लोगों ने कैसी चीजें ढूंढ ली। और अगर ऐसा कुछ है तो ये हम सबके लिए अलर्ट की चीज है कि यूट्यूब पर भी ऐसी चीजें खतरनाक मिल सकती हैं। और शायद सरकार को भी इस पर सजग होना चाहिए कि ऐसे कंटेंट्स यूट्यूब पर, वो पहले वल्गर वाले आते थे, उन्हें किस तरीके से कम किया गया, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे फिल्टर्स हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके सहारे आप उन्हें पा सकते हैं। और ये तंत्र मंत्र वाली विद्या वाली चीज़ तो अपने आप में हैरान करने वाली है। पुलिस अब इसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ी हुई है कि किसी तरीके से मिल जाए और फिर इससे समझा जा सके कि आखिर इसने ऐसा क्यों करवाया। अब इस कहानी के बाद मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसी वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा दूसरों के साथ, उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, ऐसी घटनाओं पर वे खुद विराम लगा सकें। अगर उनको भी ऐसा कुछ लगता है तो वो भी खुद सतर्क रह सके। अब ये दोनों पछता रहे होंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, न इनका बेटा ठीक होगा, न उस बच्ची जिसको इन्होंने काट डाला वो दोबारा जिंदा हो पाएगी। इस कहानी के जरिए आपको क्या लगता है और क्या आप अगली कहानी में कुछ देखना चाहते हैं, और इससे जुड़ी कोई अगर आपकी सवाल, कोई जानकारी है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर साझा करिएगा। हम भरसक कोशिश करेंगे अगले दिन आपके नाम के साथ उसे लेकर आएं। मेरा नाम है दिव्यांशु, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।